हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने जीएस के सबसे छोटे और सबसे इजी सेक्शन के बारे में, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र है या इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपको पता है कि सबसे ईजी और इसका सिलेबस सबसे छोटा है। तो सिलेबस इसका छोटा होने के साथ साथ ईजी भी है। ईजी होने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसको अगर आप अपनी लाइफ से इंटरेक्ट करके देखेंगे, अपने जीवन की दैनिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। हर एक इंसान, जो आप पढ़ रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। आपको पता हो चाहे ना हो, आप बहुत सारे बड़े बड़े आर्थिक सिद्धांतों का, इकोनॉमिक थ्योरीज़ का अपने डे टू डे लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में आप जो थ्योरीज इस्तेमाल करते हैं उसका छोटा सा एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स की परिभाषा ही ले लें, डेफिनेशन ले लें। इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र क्या है? एक छोटा सा सवाल, अर्थशास्त्र क्या है? अब आपको इसको समझना है। पहली बात तो जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी परिभाषा पहले क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको आप अपनी लाइफ में सीधे सीधे रख के देखिए तो आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र क्या है और आप खुद में कितने बड़े अर्थशास्त्री। आप खुद एक अर्थशास्त्री कैसे? जैसे आपको कुछ घर से आपकी इनकम मिलती होगी, आपको पॉकेट खर्च मिलता होगा, कुछ खर्चा पानी मिलता होगा, या जो लोग सर्विस कर रहे होंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ इनकम आती होगी। अब आपकी जो इनकम का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, आय का स्रोत है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। आपको पता है कि आपको इतना ही पैसा मिलना है, तो आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन उस इनकम के अगेंस्ट में आपकी जो इच्छाएँ हैं, वांट्स, वो अनलिमिटेड, असीमित इच्छाएँ। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप खूब घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छा खाना पीना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, अच्छे गैजेट यूज करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, बहुत कुछ। लेकिन उन अच्छा यानी आपकी इच्छाएं क्या हैं? असीमित हैं, अनलिमिटेड हैं। और उन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास जो सोर्स, स्रोत, वो बिल्कुल सीमित। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीबी है, तो बेरोजगारी है, तो भ्रष्टाचार है, तो बाढ़ है, तो सूखा है, तो उसी में पाकिस्तान परेशान कर रहा है, तो नेपाल वाले फायरिंग कर रहे हैं, तो चीन के साथ धक्का मुक्की चल रही है, तो उसी में रुपए की कीमत बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, सोना महंगा होता चला जा रहा है। 75 समस्याएँ देश में लगी हुई हैं। उसी में कोविड का संकट चल रहा है। फिर भी हमारी व्यवस्था धीरे धीरे, अर्थव्यवस्था आगे धीरे धीरे करके क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। हमारी इकॉनमी धीरे धीरे करके क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। आप भी बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है कि आपको खर्चा पानी बहुत थोड़ा सा मिलता है, इसके बावजूद आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो वांट्स है वो असीमित हैं, उन असीमित इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो रिसोर्स लिमिटेड लेकिन वांट्स अनलिमिटेड। ये जो इकोनॉमिक्स होता है, ये जो अर्थशास्त्र होता है, यही इन्हीं दोनों के बीच मैनेज करता है। आपके सीमित संसाधनों से आपकी असीमित इच्छाओं की पूर्ति। तो सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति का ही विज्ञान क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहता है। यानी इकोनॉमिक्स डील्स विथ योर लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। जैसे आपके पास थोड़ा सा पैसा मिलता है, आप उस थोड़े से पैसे को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि पूरे महीने भर का खर्चा पानी आप निकाल ले जाते हैं, खर्च कर लेते हैं। हो सकता है महीने के बाद भी 200-500 रुपये आप बचा ले जाते हैं। यानी कि आप मैनेज कर रहे हैं, किसके बीच मैनेज कर रहे हैं? अपने लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधनों और अपनी असीमित इच्छाओं के बीच आप मैनेज कर रहे हैं। यानी आप एक ठीक ठाक अर्थशास्त्री हैं जो महीने के बाद भी सारी समस्याएं, सारी इच्छाओं और थोड़े से पैसे में सारा गुजारा कर ले रहे हैं, और उसके बावजूद 200-400 रुपये बचा ले रहे हैं। ठीक ठाक इकोनॉमिक्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका 15-20 तारीख तक जाते जाते पैसा ख़त्म हो गया, खर्चा। अब 15-20 तारीख तक जाते जाते पैसा खर्चा हो गया, उसके बाद फिर पैसा कहाँ से लाएंगे? लेकिन लाते हैं और पूरा महीना वो भी गुजार जाते हैं। तो ऐसे वाले लोग क्या होते हैं? बड़े वाले अर्थशास्त्री होते हैं। भाई असली चैलेंज तो वहीं शुरू होता है ना, कि जब आपके रिसोर्स बिल्कुल ख़त्म हो,
तब आप मैनेज करना शुरू कर दें। और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे कि सब कुछ खत्म होने के बाद 20 तारीख के बाद अब जुगाड़ बनाना शुरू करते हैं कि अब पैसा कहाँ से लाएं। तो यही इकोनॉमिक्स, ये आपके जीवन में है, आपकी डे टू डे लाइफ में। आप डेली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप करते हैं, इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े सिद्धांतों का इस्तेमाल आप करते हैं, बस आपको अंदाज़ा नहीं होता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप मंगलवार का दिन है, आप मंगलवार के दिन सुबह सुबह सो के उठे, फिर सोचते हैं कि चलते आज मंदिर चलते हैं, संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, चल के मंदिर दर्शन करके आते हैं। अब संकट मोचन मंदिर जाने के लिए आपने एक रिक्शा हायर किया, रिक्शे वाले से आपसे पूछा कि भैया संकट मोचन जाने का कितना लोगे, तो उसने कहा कि 10 रुपया लेंगे। आपने कहा चलो देते हैं। आप रिक्शे पर बैठते हैं, रिक्शे वाला आपको ले आके संकट मोचन मंदिर पर उतारता है। आप अपना पर्स खोलते हैं उसको पैसा देने के लिए, तो आपके पर्स में 10-10 के 4-5 नोट पड़े हुए थे। कुछ एक नोट कड़े वाले थे, कुछ एक नोट सड़े वाले थे। आप रिक्शे वाले को कौन सा देंगे, कड़े वाले नोट देंगे या सड़े वाले नोट देंगे? जाहिर सी बात है, जो सबसे सड़ा हुआ नोट है वही आप निकालेंगे और रिक्शे वाले को उठा के पकड़ा देंगे। करते हैं यही। अब सोचिए सारे लोग अगर यही करें कि केवल सड़े वाले नोट देते रहें और अच्छे वाले नोटों को दबा के धर लें, तो मार्केट से कौन सा नोट गायब होगा? अच्छे नोट सब लोग दबा के रख लेंगे, सड़े वाले नोट देते रहेंगे, तो इससे मार्केट से कौन सा नोट गायब होगा? तो मार्केट से नोट गायब होगा कौन सा? अच्छा वाला नोट गायब हो जाएगा, सड़ा वाला जिसके पास पहुंचेगा वो आगे बढ़ाएगा, वो आगे बढ़ाएगा, और सड़े वाले नोट चलते रहेंगे। इसी को इकोनॉमी की भाषा में ग्रेशम्स लॉ कहते हैं, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम कहता है बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रेशम का नियम आप भी करते हैं। जैसे आज से 5 साल पहले जब 10 का नया वाला सिक्का आया था, वो किनारे किनारे पीतल लगा होता था, अंदर स्टील का, तो 10 का नया सिक्का आया तो कितना अच्छा लगता था। आप उसको रखते थे पर्स में, कहीं दबा के रखते थे मोमेंटो ग्रुप में कि बड़ा सुंदर सिक्का है। वही अचानक से 2016 में एक अफवाह फैली कि 10 के कुछ एक सिक्के नकली। अब जैसे ही मार्केट में अफवाह फैली कि 10 के कुछ एक सिक्के निकली, मार्केट में 10 के सिक्कों की बाढ़ आ गई। उसके पहले नहीं दिखता था। जैसे ही खबर फैली कि मार्केट में 10 के सिक्के हैं, 10 के सिक्कों की बाढ़ आ गई। अब सब कोई 10 का सिक्का दे रहा है एक दूसरे को, और जिसके पास देखिए वही 10 का सिक्का लेके घूम रहा है। आप पता चला ऑटो वाले को 50 का नोट देते हैं कि भाई 10 रुपये हमारा भाड़ा काटो, पता चला 50 का नोट आपसे लेता है और 10-10 के 4 सिक्के आपको 40 रुपये उसने लौटा दिए। अब आपके पास 40 रुपया, वो 10-10 का अगर 4 सिक्का आया तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या रहता है कि पहले वो चारों सिक्कों कहीं टिकाने को लगा, पहले आप किसी और को देते हैं। आपके पास 10 का एक नोट पड़ा हुआ है, लेकिन आप नोट नहीं देंगे, पहले क्या देंगे? सिक्का देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 के नोट कुछ सिक्के फर्जी हो सकते हैं। तो जब तक अच्छे थे तब तक आप दबा के रखे हुए थे, और जैसे ही खबर लगे कुछ गड़बड़, तुरंत आप निकालना शुरू करते हैं। मार्केट में चारों 10 के सिक्कों का ढेर लग गया। तो यही ग्रेशम का नियम है, ठीक। तो ये अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जनजीवन में आप इस्तेमाल करते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं कि इकोनॉमिक्स की समझ आपको हो, कि जैसे छोटे छोटे जब एग्जाम्पल्स आप समझते हैं तो धीरे धीरे उस विषय के बारे में आपकी समझ बढ़ती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ समझे में नहीं आता, आएगा, कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं कि कहीं आपको लंबा सफ़र पर जाना है, आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया हुआ है, आजकल तो बड़ा दिक्कत हो गया, खैर, तो रात भर का सफ़र था, आपने ट्रेन में टिकट लिया हुआ है, रिजर्वेशन कराया, रात भर का अब तक सफ़र था, आप ट्रेन में सवार होते हैं, ट्रेन चलती है। अब ट्रेन चलती है, पता चला रात में ट्रेन लेट हो गई। सुबह सुबह आपको जहाँ पहुँचना था आप नहीं पहुँचे, ट्रेन अभी भी चलती चली जा रही है। अब जब सुबह आपकी 6:30 बजे नींद खुली तो सुबह सुबह आपको बिल्कुल आदत है, बिल्कुल शाही, कि सुबह उठते ही जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक नींद नहीं खुलेगी। होते हैं बहुत सारे शौकीन, बिना चाय के उठते ही नहीं, चाय चाहिए एकदम बेड टी शानदार वाली। अब पता चला सुबह ट्रेन रुकी ही नहीं, ट्रेन में पेंट्री कार्ड थी नहीं, ट्रेन लगातार चलती चली जा रही है, आपको आपकी चाय नहीं मिल रही। अब बहुत से चाय की आदतें इतने ख़राब होते हैं कि एकदम चाय नहीं मिलती तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये हालत होती है कि चाय नहीं मिले तो बिल्कुल माथा घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है। आधों का तो प्रेशर नहीं बनता चाय के चक्कर में, कि चाय नहीं मिला पेट पकड़ के घूमना शुरू कर देंगे, प्रेशर नहीं बनता है। अब सुबह सुबह आपकी चाय पीने की आदत थी, चाय नहीं मिली, अब सर पकड़ के घूमना शुरू किया, इधर उधर करना शुरू किया, ट्रेन में इधर उधर डालना शुरू करें कि चाय नहीं मिल रही है, चाय नहीं मिल रही है, चाय नहीं मिल रही है। मान लेते हैं कि चाय की कीमत 5 रुपये है। अब 1 घंटे तक ट्रेन नहीं आई, प्रेशर आपका बढ़ता चला जा रहा है।
तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि वो जो 5 रुपये की चाय है, अगर उसके बदले में कोई हमें 7 रुपया भी हमसे मांगे तो आप 7 रुपया बिल्कुल खुशी खुशी देने को तैयार है। यानी 5 रुपये की चाय थी, नहीं मिल रही है, आपको ज़रूरत थी, आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो सोचते हैं कोई 7 रुपया भी मांगे तो आप खुशी खुशी देने को तैयार है, बस तैयार है, बस मिल जाए आपको। आधी घंटे ट्रेन और नहीं रुकी, अब आधे घंटे ट्रेन और नहीं रुकी तो प्रेशर और बढ़ा, तो अब उस 7 से बढ़ते बढ़ते उस 5 रुपये की चीज़ के लिए आप देने को कितना तैयार हो जाएंगे? 10 रुपये, कि हमें बस मिल जाए, हम चाय पी लें, चैन हमारा चैन मिल जाए बस हमको। तो उस 5 रुपये की चीज़ के लिए, 5 रुपये की चाय के लिए आप खुशी खुशी 10 रुपये देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। तब तक कहीं से ट्रेन रुकती है अचानक से किसी छोटे से हाल्ट पर, कुछ चाय वाला चढ़ता है, चाय चिल्लाता है, आपने कहा भैया हमें चाय पी लो, बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपने चाय पिए, पूछा कितना हुआ, बोला 5 रुपया हुआ। अब उस 5 रुपये की चाय के बदले में आप देने को तैयार थे कितना? 10 रुपये, लेकिन मिल कितने का गया? 5 रुपये में। यानी आपकी देने की इच्छा थी 10 रुपये, लेकिन मिल गया 5 रुपये में। तो ये जो बीच का अंतर आया, यानी जो देने की इच्छा थी और जो आपने दिया, यानी देने की इच्छा थी कितनी? 10 रुपया, और मिल गया कितने में? 5 रुपये में। तो ये जो बीच का अंतर आया 5 रुपये का, इसी बीच के अंतर 5 रुपये को कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस, यानी हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता की बचत। समझ में आ गया? यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, तो आप बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू विलिंग टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पेड। किसी वस्तु के भुगतान के बदले में भुगतान की इच्छा और वास्तविक भुगतान के अंतर को उपभोक्ता का बचत कहते हैं। हालांकि सरप्लस की हिंदी अतिरेक होती है और बचत की इंग्लिश सेविंग होती है, तो किताबों में इंग्लिश में सरप्लस लिखा रहेगा, हिंदी में बचत। तो ये बचत शब्द बहुत सटीक नहीं है, इसकी जगह आप अतिरेक भी कर सकते हैं, उपभोक्ता का अतिरेक। समझ में आ गया? यानी किसी वस्तु के भुगतान, किसी वस्तु के उपभोग के बदले में भुगतान की इच्छा और वास्तविक भुगतान का अंतर ही क्या कहा जाता है? उपभोक्ता की बचत। यानी जितनी देने की इच्छा थी और जितनी दी वही बचा उपभोक्ता की बचत। अब अगर आपको पहले एक कहानी सुनाई तो आपको लगा यार हमारी लाइफ में होता ही रहता है, फिर आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया, हो गया तैयार कंज्यूमर सरप्लस। और वही आपको पहले सिद्धांत समझाते उसके बाद कहानी समझाने का प्रयास करते तो शायद समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती। तो यही इकोनॉमिक्स आपकी लाइफ से इतनी जुड़ी हुई है कि खाली उस घटना को आप अपने लाइफ से जोड़ लीजिए तो अपने आप बड़े बड़े सिद्धांत आपकी डे टू डे लाइफ में खूब जम के इस्तेमाल करते हैं। अब जितना भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे लास्ट तक हो जाता है, हो सकता है कि कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत की परिभाषा आप भूल जाएं, लेकिन वो ट्रेन और चाय की कहानी और प्रेशर वाली कहानी आप नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो यही इकोनॉमिक्स होता है जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और सीधे सीधे आपकी लाइफ से जोड़ के हम लोग इसको बताएंगे, ताकि बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं, बड़े बड़े जो आर्थिक सिद्धांत हैं, इसको आप बिल्कुल चुटकियों में आराम से समझ लें। चलिए अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो हम लोग देते हैं, बताया आपको अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। अब ये जो इकोनॉमिक्स होता है इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक इकोनॉमिक्स होता है जिसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, या उसी को व्यष्टि भी कहा जाता है। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, यानी इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से देख रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो। अब ये क्या चीज़ है? माइक्रो नाम से ही लग रहा है सूक्ष्म, व्यष्टि छोटा, मैक्रो समष्टि सबको समाहित करके बड़ा। तो जब हम इकोनॉमी में किसी एक यूनिट, किसी पर्टिकुलर इकाई, किसी एक चीज़ का अध्ययन करते हैं, छोटी सी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो वो आता है माइक्रो में।
जब हम पूरे सिस्टम का अध्ययन करते हैं, पूरा जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हों, तो वो आ जाएगा मैक्रो में। जैसे हम बात करते हैं कि भाई चाइना से एक्सटेंशन के दौर में चाइनीज़ मोबाइल की डिमांड की क्या पोजीशन है, कोई एक सेक्टर डिमांड, चाइनीज़ मोबाइल की डिमांड की बात करें, तो अब केवल हम लोग चाइनीज़ मोबाइल की डिमांड की बात कर रहे हैं, केवल डिमांड की बात करें तो किस में आएगा, माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें भारत के प्लानिंग की, आयोजना की। अब प्लानिंग में एक दो चीज़ें तो आएंगी नहीं, ढेर सारी चीज़ें आएंगी, तो प्लानिंग किस में आ जाएगा, समष्टि में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि केवल जो है कि चाइना भारत के तनाव के बीच में जो चाइनीज़ नूडल्स हैं उनकी सप्लाई की क्या पोजीशन है, अब केवल नूडल्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वो एक छोटी सी चीज़, एक यूनिट है, तो किस में आएगा, माइक्रो में आ जाएगा। और वही हम बात करें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस में आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो समझ लो, जब किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो में आ जाता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया कि हमने एक टॉपिक लिखा डिमांड, डिमांड यानी हिंदी में बोलते हैं मांग, सप्लाई यानी पूर्ति, फिर मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। ठीक, तो ये सब किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। उसी तरीके से और भी कई सारे टॉपिक हैं माइक्रो के, कि जैसे हम बात कर लें किसी भी चीज़ के उपयोगिता की, यूटिलिटी, हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। लागत की बात करें, कॉस्ट, ठीक। तो जितनी भी लागत होती है, कॉस्ट होती है, उपयोगिता होती है, सबके कर्व बनते हैं, आगे हम लोग बातचीत करेंगे उस पर। मार्केट की हम लोग बात करें, बाजार, जैसे आपने सुना होगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, तो ओलिगोपोली, ये सब किस में आता है, मार्केट, छोटे छोटे कंपटीशन के राउंड पर, तो ये सब किस में आ जाते हैं, वेस्टेड साथ में। वही इसमें हम लोग बात करें जैसे बजट, बजट में एक दो चीज़ें तो आएंगी नहीं, बड़ी बड़ी ढेर सारी चीज़ें आएंगी। आयोजना, प्लानिंग, तो प्लानिंग में किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। टैक्स सिस्टम, टैक्सेस हमारे जितने भी हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीति, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मैक्रो में आ जाएंगे। तो इसमें भी देखेंगे जो बजट है, प्लानिंग है, ये सब किस में आ जाता है। ये जो सरकार की जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो दो तरीके से लागू की जाती है। एक राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी, जो राजकोष से जो सरकारी खजाने से कंट्रोल की जाती है, उसमें ये सब आ जाते हैं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो सरकार आरबीआई के थ्रू लागू करती है, वो आगे बताएंगे क्या होता है। और भी कई सारे टॉपिक हैं, यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं, अर्थव्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, इस सब चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बातचीत करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, तो वो सब आगे आएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे माइक्रो के सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, जिसमें डिमांड होता है, सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी होती है, यूटिलिटी होती है, कॉस्ट होता है। तो एक चीज़ और होता है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये एकदम इकोनॉमिक्स का सैद्धांतिक पक्ष होता है, थ्योरेटिकल पार्ट, हार्डबल थ्योरी। ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। और जो मैक्रो होता है, ये समझ लीजिए अप्लाइड है इसका, मतलब ये क्या है, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का बेस यहीं से मिलता है। यानी ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप ठेठ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे तो आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। और ये आप क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, टिपिकल जो एक होता है ना सब्जेक्ट। तो ये समझ लीजिए कि एक थ्योरी है, और इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल ये है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। सीधे सीधे डायरेक्टली हो सकता है एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन शायद ना आवे, आते हैं, मान लीजिए कि ना आवे, ज़्यादातर क्वेश्चन इधर से आएंगे।
लेकिन ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब इन पर आप अच्छे से काम कर पाएँ, क्योंकि इनका बेस यहीं से निकल के आता है सारी इकोनॉमिक्स का। आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं या आपको पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स के नाम पर आप क्या पढ़ते हैं? RBI पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, प्लानिंग पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, टैक्स पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, यही सब पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ऊपर की एक सब्जेक्ट का एक मोटा मोटी बड़ी चीज़ है, लेकिन जो बेस है आपका, जो आपको जैसे कई बार आप कहते हैं सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, मुश्किल लगता है, जबकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे छोटा है और सबसे आसान है। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पहले ही ऊपर तक पढ़ते हैं, बेस पर आपने काम किया है ना। तो जब बेस पर आप काम करेंगे नहीं तो इसको आप लाख रट लीजिए, समझ ही नहीं आएगा होता क्या। लेकिन अगर एक बार इस हिस्से को आप ढंग से पढ़ गए, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप ढंग से पढ़ गए, माइक्रो आपके लिए बहुत आसान है। ये चीज़ें बस इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लासेस में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी, तो पहले माइक्रो फिर मैक्रो। आज शुरुआत कर ही देते हैं, शुरू से ही बढ़ते हैं। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें समझ में आ गई, तो अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन, एक टॉपिक लिखा, डिमांड। डिमांड यानी मांग। अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? डिमांड सिंपल, आपको पहले डिमांड ही समझाते हैं। अब देखिए, जैसे डिमांड का मतलब लोग कहते हैं इस चीज़ की डिमांड, उसे नहीं। डिमांड देखने में एक छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन अकेले इस डिमांड में कई सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं, और जब तक वो सारे कारक, सारे फैक्टर नहीं मिलेंगे तब तक डिमांड नहीं तैयार होता। क्या है कि डिमांड के लिए क्या चीज़ हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि हमारी इच्छा हो रही है, हमारा मन कर रहा है हम एक हेलीकॉप्टर खरीद लें, हम हेलीकॉप्टर खरीद लें, तो इसको आप क्या हमारी डिमांड कहेंगे? आप थोड़ा मुस्कुराएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, हेलीकॉप्टर। वही हम कहें कि यार मेरा मन कर रहा है एक तो IPL की टीम खरीद ली जाए। अब IPL की टीम की बात हम करेंगे तो भी आपको ऐसा है, क्या सर IPL की टीम काहे खरीद रहे आप, ठीक। तो ऐसे तो होता नहीं। डिमांड का मतलब जैसे आपका दिमाग लगता है कि हमारी इच्छा, तो डिमांड का मतलब आपकी इच्छा नहीं होती। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। जैसे बताया ना कि हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, भाई दिन में खाना खाने से बड़ा देरी हो जाता है, एक हेलीकॉप्टर हो जाता तो बड़ा मज़ा आता। तो केवल इच्छा होने से डिमांड नहीं होगा। डिमांड के कई सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जैसे आपको पहली बात कि किसी भी चीज़ की डिमांड होने के लिए आपके पास एक प्रभावी इच्छा नहीं, प्रभावी इच्छा होनी चाहिए, इफेक्टिव डिज़ायर, प्रभावी इच्छा कि आपको हो कि नहीं हमें चाहिए। अब केवल इच्छा होने से तो होगा नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, साधन, मीन्स। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जिसको IPL की टीम खरीदनी है, लेकिन उसके पास क्या है, साधन नहीं है। या मान लीजिए बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स के पास पैसा है लेकिन उनको IPL खरीदने की इच्छा नहीं है। तो जब तक सारे फैक्टर नहीं होंगे तब तक डिमांड नहीं होंगे। बिल गेट्स के पास पैसा है, इच्छा नहीं है। किसी के पास हो सकता है इच्छा हो, पैसा ना हो, साधन ना हो उसके पास, तो कैसे खरीदेगा। तो डिमांड किसी एक चीज़ से नहीं, कई सारे फैक्टर से मिलके बनता है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे मान लें कि आज हम कहें कि हमको नोकिया 3310 मोबाइल खरीदना है। अब नोकिया 3310 मोबाइल आज मिलेगा तब तो हम खरीदेंगे। हमारे पास पैसा है, साधन है हमारे पास, और हमारी इच्छा कर रही है, या हमारी आज इच्छा कर रही है कि हम आप जो है कि इन्फिनिटी वॉर देखें, पिक्चर देखें जो आई थी मार्वल्स वालों की। अब इन्फिनिटी वॉर हमारी देखने की इच्छा है, हमारे पास पैसा भी, हम सोचते सिनेमा हॉल में जाके देखें, लेकिन इस समय इन्फिनिटी वॉर कहीं भी सिनेमा हॉल में नहीं लगी, सिनेमा हॉल सारे बंद हैं। हमारी सिनेमा पिक्चर देखने की इच्छा है लेकिन पिक्चर हॉल तो बंद है। तो क्या आप उसको डिमांड कहेंगे? नहीं। या बोले मन कर रहा है स्विमिंग पूल में नहाते हैं, पैसा भी है हमारे पास, इच्छा भी है, लेकिन स्विमिंग पूल ही सरकार बंद किए हुए, नहीं नहाने दे रही है, तो क्या कर लेंगे। तो
हमारे पास पैसा हो, हमारी इच्छा हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो तब तो। अगर आज से 20 साल पहले मुकेश अंबानी कहते कि हमको आईपीएल की टीम खरीदनी है, तो क्या उसको आप डिमांड कहते? उस समय आईपीएल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। या आज के दिन हम कहें कि हमको स्विमिंग पूल में नहाना है, बड़ी गर्मी लग रही है, स्विमिंग पूल सारे सरकार ने बंद किए हुए, हमें जिम जाना है, हमारे पास पैसा है, हम चाहते हैं जिम जाए, अरे नहीं है भाई। तो ध्यान रखेंगे, डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, समय पर होता है। बिना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड आप नहीं कर सकते। चौथी चीज, जैसे हमने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि हम हेलीकॉप्टर खरीद लें। अब हमने कहा कि मेरा इच्छा हो रही है, प्रभावी इच्छा है कि हम हेलीकॉप्टर खरीदें, तो आप लोग मुस्कुरा दिए होंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, आप हेलीकॉप्टर खरीदेंगे? आप हंसे क्यों, मुस्कुरा रहे हैं क्यों आपको लग रहा है कि हम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पाएंगे? या हमने कहा कि मेरा मन कर रहा है हमारी कि एक आईपीएल की टीम खरीद लें, तो भी आपको मज़ा आ रहा है कि सर आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो आपको मज़ा क्यों आ रहा है? तो आपको मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको ये नहीं पता कि सर के पास पैसा है या नहीं है। हो सकता है हमारे पास पुरखों की ज़मीन हो, कुछ हवेली हो, जिसको बेच के हम हेलीकॉप्टर खरीद सकें। जैसे आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी छोटे से बच्चे से कहते कि बेटा हमारा मन कर रहा है हेलीकॉप्टर खरीदने का, तो वो क्या कहता कि बहुत बढ़िया खरीदिए, और पैसा एक्स्ट्रा हो तो 2 खरीद लीजिएगा, 1 हमको दीजिएगा, 1 आप रखिएगा। या किसी ऐसे गांव के आदमी से हम बात करते जिसको आईपीएल की टीम के बारे में नहीं पता, उससे कहते कि भाई मेरा मन कर रहा है कि आईपीएल खरीदने का, तो बोलता खरीद लो भाई, और बचे तो हमें भी देना है 1 आईपीएल। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको बच्चे ने हेलीकॉप्टर के बारे में क्यों ऐसा कहा? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की कीमत क्या हो सकती है, लेकिन एक बच्चे को नहीं पता। तो हो सकता है वो तो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। तो जब तक कीमत का अंदाजा न हो, प्राइस, तब तक डिमांड नहीं हो सकती। जो हेलीकॉप्टर की बात हम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत महंगा हो, लेकिन एक छोटे से बच्चे बोलेंगे तो खुश हो जाएंगे, वाह हेलीकॉप्टर ला रहे हैं, हमें भी दीजिए, क्योंकि उसको कीमत नहीं पता, तो उसको तो हेलीकॉप्टर की डिमांड आप कहेंगे नहीं। तो ध्यान रखेंगे, डिमांड तब होगी जब आपको उसकी कीमत का अंदाजा हो। ठीक, 4 चीज़ें हो गई। देखने में लगता है कि डिमांड बड़ा छोटा सा शब्द है, नहीं छोटा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब देखिए, अब जैसे मन करे, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिया, हमारी कोई पिक्चर देखने की इच्छा कर रही है, कि मन कर रहा है कि हमारा इंग्लिश मीडियम देखें, हमारी इच्छा हुई, हमारे पास साधन भी है, पैसा भी है, मान लीजिए कि हमारे पास पैसा भी है, उस समय भी था, मान लीजिए कि सरकार ने सिनेमा हॉल खोल दिया, हिंदी मीडियम रिलीज हो गई, कीमत भी पता है कि भाई 250 रुपये का टिकट है, हमारे पास 250 रुपया भी है, तो हमारी इच्छा भी थी, पैसा भी हमारे पास था, और इस समय सिनेमा हॉल में सिनेमा लगा भी हुआ है, मान लेते हैं खुल गया है, और उसकी कीमत का पता भी हमें है। लेकिन हमारे पास जो पैसा है, साधन है, उसको हम खर्च नहीं करना चाह रहे। हम सोच रहे हैं पिक्चर तो लगा है, मन भी कर रहा है, लेकिन कोई और दिखा दे। आधी पिक्चरें तो आपकी इसी चक्कर में छूट जाती, किसी ने दिखाया ही नहीं, कोई दिखाने वाला ही नहीं मिला। तो जब तक आपके पास जो साधन है, उस साधन को व्यय करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक डिमांड आप कैसे कर सकते? यानी साधन को व्यय करने की इच्छा, तो जब तक ये नहीं होगी तब तक आप डिमांड नहीं कर पाएंगे। कई सारी फिल्में तो निकल जाती हैं कि सब पैसा तो है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते। डिजायर टू एक्सपेंडेड मीन्स कि आप अपने साधन को खर्च ही नहीं करना चाहते। तो जब सब कुछ है, मन भी कर रहा है, सारी चीज़ें मार्केट में हैं भी, आपको कीमत का अंदाज़ा भी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप सोचते हैं अपना पैसा नहीं खर्चा करेंगे। जब अपना आप खर्च ही नहीं करना चाहते तो डिमांड कैसे हो? समझ में आया? तो यही होता है डिमांड मांग। एक साथ जब ये चीज़ें होंगी तभी डिमांड होगी। इसमें से कोई एक फैक्टर अगर न रहा तो डिमांड नहीं हो सकती। अब ये डिमांड होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। अब वो मांग किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।